Hello friends, welcome back to my YouTube channel Kim Club. दोस्तों, today I am discuss the steam distillation. What is steam distillation? What is steam distillation? Steam distillation होता क्या है? तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि आखिर में स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है। इसका नाम स्टीम डिस्टिलेशन पड़ा क्या, इसमें स्टीम का क्या वर्क होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप लोगों के मन में जितना भी डाउट होगा सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है। माना एक टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है। अब दोस्तों, वाटर का हमको 1 atm प्रेशर पर वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1 atm प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, मान लीजिए वो टैंक में कोई वाटर है, इसको हम गर्म करते हैं। इसको सबसे पहले हम 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तब हम देखते हैं कि 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तो जो लिक्विड होता है, मतलब वाटर होता है, तो कुछ वाटर वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज होकर ऊपर जाने लगते हैं। तो जब वेपर फॉर्म में चेंज होकर ऊपर जाते हैं तो उन वेपर द्वारा लिक्विड की सतह पर, लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर लगाया जाता है जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों, माना कि वह लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम जब गर्म किए तो हमको 300 mmHg लगा, 300 mmHg का प्रेशर लगा। फर्दर इसे आगे थोड़ा सा हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। माना 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम वाटर को गर्म करते हैं तो उस समय हमको 600 mmHg का वेपर प्रेशर मिला, 600 mmHg का प्रेशर मिला। तो इसी प्रकार हम वाटर को 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तब हम देखते हैं जब 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमको 760 mmHg का वेपर प्रेशर मिला। अब हम दोस्तों देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर द्वारा वाटर की सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वह 1 atm मतलब 760 mmHg है। और जब हम वाटर को 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं तो 760 mmHg हमको टेम्परेचर मतलब प्रेशर मिल रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अतः हमारा जो लिक्विड होता है वह बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, लिक्विड तभी क्यों बॉयल होता है? जैसे दोस्तों हमको पता है कि कोई भी लिक्विड बॉयल तभी हो सकता है जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो, तभी हमारा लिक्विड बॉयल होगा, तभी लिक्विड जो है बॉयल होगा। यह रहा दोस्तों। इससे दोस्तों हमको यही सीख मिल रही है कि स्टीम डिस्टिलेशन से कि इसमें जो हीट है, मान लीजिए इसमें जो लिक्विड है तब तक नहीं बॉयल होगा जब तक उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। जब वो दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारा लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू कर देती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि जैसे दोस्तों इसमें देख रहे थे जो प्रेशर होता है या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ता है, यदि प्रेशर को घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। अब देखते हैं आगे क्या है। स्टीम डिस्टिलेशन का प्रयोग हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रयोग होता है वह हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, एक हीट सेंसिटिव जो होता है इसका मतलब क्या? हीट सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है? हीट सेंसिटिव मटेरियल वह मटेरियल होता है
हीट सेंसिटिव मटेरियल वह मटेरियल होता है जिनको उनके पास का टेम्परेचर या उससे अधिक टेम्परेचर देते हैं तो वे अपनी प्रॉपर्टी लॉस करने लगते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खोने लगते हैं, जिससे उनकी टेंडेंसी ख़राब होने लगती है। दोस्तों हीट सेंसिटिव मटेरियल होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है, उसका टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यदि दोस्तों उसको हम 300 के पास या 300 से ज़्यादा 290 या 310 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो दोस्तों जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है वह अपनी प्रॉपर्टी चेंज करने लगता है, मतलब खोने लगता है, जिससे उसकी टेंडेंसी ख़राब हो जाती है। अब स्टीम जो है, स्टीम एक वेपर होती है जिसके पास खुद का टेम्परेचर और प्रेशर होता है। स्टीम जो है एक वेपर है जिसके पास खुद का टेम्परेचर और प्रेशर होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है। स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है, इसमें किस प्रकार से दो लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, दो कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि स्टीम डिस्टिलेशन में कुछ कंडीशंस हैं। पहला है इसमें रीबॉयलर यूज नहीं करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में रीबॉयलर जो है यूज नहीं करते हैं। जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट सिस्टम के साथ मिक्सेबल नहीं होना चाहिए, जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होता है वह स्टीम के साथ मिक्सेबल नहीं होना चाहिए। जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होता है वह स्टीम के साथ मिक्सेबल नहीं होना चाहिए। अब माना लिक्विड मिक्सचर A+B को, माना लिक्विड मिक्सचर है A+B, कोई हमारा लिक्विड मिक्सचर है जिसमें A जो है मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है और B लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है, B लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है। उसको हम इन दोनों लिक्विड मिक्सचरों को एक स्टीम डिस्टिलेशन में, यह दोस्तों स्टीम डिस्टिलेशन है, इसमें हम भेज देते हैं और नीचे से, और यहाँ से दोस्तों देखिए वो यहाँ से नीचे से स्टीम देते हैं और नीचे से स्टीम देते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होता है, मतलब ए हमारा मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है, वह दोस्तों स्टीम के साथ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट और स्टीम, यह दोनों जो है वेपर फेज में, वे दोनों ए और एस वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं, और जो हमारा लेस वोलाटाइल कंपोनेंट होता है बी, उसे हम बॉटम से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ए और एस मतलब कब चेंज होते हैं। ए और एस जो होता है यह कब बॉयल होंगे दोस्तों, इसके पिछले हम बताएं स्टीम डिस्टिलेशन में यह तब बॉयल होते हैं जब ई और एस दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वह एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल हो जाएंगे तब यह बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यह जो वेपर फॉर्म में चेंज होती है, चेंज होकर ऊपर जाती है, वेपर फॉर्म में चेंज होकर ऊपर जाने लगती है, जिसको हम कंडेंसर से गुजार कर A+S को कंडेंसर से गुजार कर एक सेपरेटर होता है उसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं, एक सेपरेटर में कलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर दो लेयर प्राप्त होती है, जहाँ पर हमें दो लेयर प्राप्त होती है। एक ऊपर वाली लेयर में ए जो होता है मतलब मोर वोलाटाइल कंपोनेंट को निकाल लेते हैं और नीचे की लेयर में वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होता है वह ऊपर होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी अधिक होने के कारण वह नीचे वाली लेयर में चला जाता है। अब दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन में इसका काम क्या हुआ, स्टीम डिस्टिलेशन में इसका काम क्या हुआ। देखिए दोस्तों स्टीम डिस्टिलेशन में हम जो स्टीम यहाँ से दिए हैं इसका वेपर प्रेशर और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट
का जो वेपर प्रेशर है, इन दोनों का वेपर प्रेशर मिलकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है, तब हमारा जो A+S है वह जो है वेपर फॉर्म में चेंज होने लगा है। इस प्रकार ये दोस्तों हम कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का सेपरेशन करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो है जो है आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।